इसके पहले तो कोई याद है किसी क्लास चली थी। चलिए कोई गाड़ी बताएंगे आप क्या गाड़ी चलाएं या अपने गाड़ी चलाएं? अपने गाड़ी चलाएं जी सर। चलो जी इसकी क्या चला रहे हैं? टॉपिक पूरा नहीं हो पाता है, क्लास खत्म हो जाती है। समझ रहे हैं? इम्पोर्टेंट टॉपिक हो बस इस तरह से मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इम्पोर्टेंट वाला सुना यानी मतलब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर में जो कॉन्सेप्चुअल एग्जाम में जो आइडिया तो कॉन्सेप्चुअल अगर आपने समझ में इम्पोर्टेंट नहीं चला रहे हैं पीछे जो चेक पेपर दिया गया था तो उसमें से काफ़ी लोग तो कर लिए होंगे जी सर। नॉर्मल क्वेश्चन दिए गए थे उसी से संबंधित दिए गए थे। चलिए ताकि लिखता हूँ मैं आपको इमोशन इमोशन के बारे में कुछ काफ़ी ज़्यादा आपका और अगर खत्म हो जाएगा तो दूसरा टॉपिक भी ले लूँगा मैं आपको विद्युत भी ले लूँगा। उस विद्युत के बाद काफ़ी लोग कह सकते हैं सर सीरीज भी तो आती है। हाँ सीरीज भी आती है। चलिए इसके बाद में सीरीज ले लेता हूँ। चलो पहले ही सीरीज ले लेता हूँ आपको जी सर। ठीक है चलो सीरीज ले लेता हूँ। ठीक है आप लोग समझिए सीरीज के मामले में इसको चालू करें। सीरीज हमारी दो प्रकार से होती है। तो आपका समांतर क्रम होता है शांत रहिए। एक तो समांतर क्रम होता है एक आपका श्रेणी क्रम होता है। दो सीरीज चलती है एक श्रेणी क्रम एक आपका समांतर क्रम। ये विद्युत के बारे में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रहे हैं आपको रेजिस्टेंस आएगी इसमें। जैसे कि कोई भी घर का वायरिंग करना है कि विद्यालय की वायरिंग हुई है तो सभी समांतर क्रम में हो जाता है। अगर श्रेणी क्रम में इनको जोड़ दिया जाएगा अब कहीं से फाल्ट हो जाएगा एक जगह से फाल्ट हो गई लाइट हमारी तो पूरी लाइट ध्वस्त हो जाएगी। तो इस घर की जो घरेलू वायरिंग होती है तो सबको समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। श्रेणी क्रम में भी कौन जुड़ी होती है? जो आपने टेंट लाइट की जो झालर होती है या तो आप दीपावली के साइड में जो झालर लगाते हैं आप छतों में वो आपका श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। ठीक है इनका एक फार्मूला होता है। फार्मूला श्रेणी क्रम का फार्मूला भी होता है समांतर क्रम का फार्मूला होता है। बताइए कोई फार्मूला हाई स्कूल में पढ़ के आए हुए हैं आप? R=1/R1 + 1/R2 बताइए समांतर वाला की श्रेणी वाला बताइए। चलिए बैठिए कंफ्यूज हो रहा है कुछ श्रेणी हो 1/R1 समांतर श्रेणी सर श्रेणी बताइए 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 जो भी आप लोग चले। ठीक है और समांतर क्रम का फार्मूला होता है R = R1 + R2 + R3 जो भी आप कभी कभी एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? तो समांतर क्रम में देखिए और न्यूनतम प्राप्त करने के लिए तो श्रेणी क्रम में। दो ऑप्शन
दो क्वेश्चन आए होंगे आपको। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो आपका उत्तर रहेगा श्रेणी क्रम में, और अधिकतम प्राप्त करने के लिए आपको समांतर क्रम में। ठीक है, इसी से संबंधित आपका ओम्स लॉ आता है। ठीक है, धारा आती है, अभी पीछे बताया गया था, पूरा टॉपिक दे रहे हैं जिस संबंध में विद्युत के बारे में आपका टॉपिक है पूरा दे रहे हैं। ठीक है, इसी संबंधित ओम्स लॉ होता है, ओम का नियम। ओम का नियम में आता है V बराबर IR होता है, V समानुपाती I होता है। जब कांस्टेंट एक हटाया करते हैं तो आता है आपका R, जहां R को ओम मीटान कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, फार्मूला पूछ लेता है आपको एक नंबर का ही, विकल्प में आपसे पूछ लेगा कि ओम लॉ का फार्मूला बताइए, तो आपको आता होगा तो रख देंगे, नहीं आता वो कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी में, बहुत ज़्यादा गहराई नहीं जाना है आपको। ठीक है, आदि से तो बता ही दिए दोस्त को। अब आता है विद्युत के मामले में ही कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई धातु है, और धातु में जो धारा प्रवाहित होती है वो किस कारण से होती है। ऑप्शन में होगा इलेक्ट्रॉन के कारण से, या न्यूट्रॉन के कारण से, या प्रोटॉन के कारण से, या इनमें सभी से। तो आपको बताना है किससे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में से दो ऑप्शन हो जाते हैं आपका, अगर ज्यादा ऑप्शन हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन दो ऑप्शन हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश से कि धनात्मक आवेश से, ऋणात्मक आवेश से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी धातु से, किसी भी वायर में जब भी धारा प्रवाहित होती है तो किस कारण से प्रवाहित होती है, तो आपका ऑप्शन में बता देगा कि इलेक्ट्रॉन से, कि न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन, इनमें से कोई नहीं, तो आपको पहले इलेक्ट्रॉन बताना है। अगर उसके अंदर और चाहते हैं आप तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश से। ठीक है, तो कोई भी धातु से जब भी इलेक्ट्रॉन हमारे निकलते हैं या आते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं। जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रॉन जाते हैं या आते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग n से व्यक्त करते हैं। लेकिन कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 7n14, ये है आपका 7n14 में कितना आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, या कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कभी कभी ये क्वेश्चन दे देता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा Q बराबर होता है आपका IT, एक होता है Q बराबर NE, शायद पढ़ा होगा आपने। जब भी धारा की पोजीशन में आए कि I = Q/T, यहाँ से धारा का परिभाषा निकल आती है। बताया गया था आपको कि जब भी कोई चीज बटे में होती है या डिवाइड में होती है तो तीन ही शब्द में कोई एक शब्द जोड़ की परिभाषा लेते हैं। एकांक समय में किसी तार पर या किसी वायर पर या किसी धातु पर प्रवाहित आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं, I = Q/T। जबकि यहाँ पर Q = NE है, जहाँ पर N है आपका, जहाँ पर Q है आपका आवेश, N है आपका त्यागे गए या फिर ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E जो होता है उसका मान हमेशा होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ऋणात्मक की धनात्मक, ऋणात्मक ये निगेटिव में रहता है। अच्छा, निगेटिव जब भी कभी पूछ लेता है कि 15 इलेक्ट्रॉन अधिकता हो रही है, अधिकता हो रही है, तो फिर ये क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक? या 15 इलेक्ट्रॉन या घट रहे हैं, तो अब इसमें पॉजिटिव बनेगा या निगेटिव बनेगा, ये बताना है आपको।
है अभी? कुछ नहीं किया गया। इसमें अधिकता में क्या रहेगा और घटना में क्या रहेगा? अधिकता में माइनस रहेगा या घटने में माइनस रहेगा? घटने में प्लस रहेगा या तो अधिकता में प्लस रहेगा? इसमें से क्या बनेगा आपका? बताया गया दर्शाए आपको, एक क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब भी आपका देने लेने की बात होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 1 होता है और आपका क्लोरीन का 17 होता है तो 2 8 7 करते हैं। ठीक है, इसने क्या किया? इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा इसने, मतलब इसको अष्टक विन्यास पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में। अष्टक विन्यास पूरा करने के लिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर बढ़ोतरी हुई, इस पर बढ़ोतरी हुई ना। जब भी अधिकता की कंडीशन का है तो उसमें माइनस चिन्ह आएगा। क्या आएगा? माइनस। इसने आपको त्यागा, इसने त्यागा तो इस पर प्लस हुआ, जबकि उल्टा हो रहा। आपके कहने पर क्वेश्चन के आधार पर होना चाहिए, जो अधिकता है तो उसका प्लस होना चाहिए, इसीलिए आपने सही बताया था, लेकिन गलत है आपका क्वेश्चन, आंसर आपका गलत है। जहां पर अधिकता होगी वहां पर निगेटिव चार्ज आएगा। यहां देख लीजिए, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। अधिकता किसमें हुई? इसमें अधिकता हुई ना, नेगेटिव वाले। तो सोडियम ने त्यागा है एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन में धनात्मक चार्ज आएगा। क्लोरीन में आपका -1 चार्ज लिया है तो इसमें माइनस चार्ज आएगा। लेकिन इसमें जो लिया है, अधिकता हो रही है, अधिकता इसमें हुई है इलेक्ट्रॉन की, तो आपका धनात्मक चार्ज इसमें आएगा। धनात्मक इसमें होगा, ऋणात्मक इसमें होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं आपको। सर ये प्रतिरोधों का जो क्रम है संयोजन का कौन सी स्थिति में है? कौन सा? ये प्रतिरोधों का जो क्रम है कौन सी स्थिति में समांतर क्रम लिखा आपने, कौन सी स्थिति में श्रेणी क्रम लिखा है? ये समांतर क्रम का फार्मूला है। कौन सी दशा में? ये श्रेणी क्रम का फार्मूला है। इस दशा में जब आपका रेजिस्टेंस की संख्या का अधिकतम लेना है, जब क्वेश्चन बोलते हैं कि अधिकतम प्रतिरोधों किस क्रम में लिया जाएगा तो अधिकतम आएगा, तो आपका समांतर क्रम में होगा। अच्छा, न्यूनतम कंडीशन का है तब आपका ये है श्रेणी क्रम। इसका अपोजिट का बोलता है कब अपोजिट? श्रेणी क्रम ऊपर नीचे, श्रेणी क्रम ये होता है ना R बराबर R1 + R2 और समांतर तो बराबर। नहीं, ये समांतर क्रम का होता है, R1 + R2 + R3। ये आप संधारित्र में बोल रहे हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये संधारित्र में बोल रहे हैं। संधारित्र जस्ट अपोजिट होता है। संधारित्र के लिए संधारित्र C होता है आपका, जैसे आपका समांतर क्रम है तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 जाए। ये संधारित्र समांतर क्रम के लिए हो जाता है। याद कर लीजिए, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। और ये आपका श्रेणी क्रम के लिए होता है संधारित्र में। C = C1 + C2 + C3। ये आपका फार्मूला गलत है फिर आपको जो बोल रहे हैं। 3 प्रतिरोध 1 2 3 उनका ये कौन से क्रम है? ये आपका ऊपर नीचे जब भी जुड़ते हैं ऐसे आपका देखिए, मैं बताता हूँ आपको जोड़ करके। जब भी आपका ऊपर नीचे चले, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। ठीक है, ये आपका समांतर क्रम है, ध्यान ले लीजिएगा। ये आपका श्रेणी क्रम है। ये R1 + R2 + R3 + R4, ये आपका श्रेणी क्रम। ठीक है, परसों के हमको शायद इंटर में कुछ फिजिक्स ले रहे होंगे तो उनको नॉलेज होगा। नहीं समझ में आएगा अभी आगे आ गया, कंफ्यूज दूर हो गया आपको? अभी भी कंफ्यूज है? अभी भी कंफ्यूज है? देख लेंगे कुछ नहीं है, मोबाइल में देख लेंगे अब घर में। इसका मतलब पढ़ के नहीं आए आप।
चलिए न्यूमेरिकल लेके चलता हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, टैलेंट बहुत टफ जाता है, आपके लायक नहीं है ना, ये जीजीटी वाली है ना, इसलिए बोल रहा हूँ नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ। सर गलत है वो, ऊपर वाला श्रेणी में होगा, नीचे समांतर क्रम होगा। ऊपर वाला जो फार्मूला लिखा हुआ वो श्रेणी क्रम का है, जो नीचे फार्मूला लिखा हुआ वो समांतर क्रम का है। बोले नहीं रहा है यार। ये हाँ, ये समांतर क्रम का, ऊपर श्रेणी क्रम का है। ये पैदल का है, हाँ, ये श्रेणी क्रम का है। ये देखिए सर, चित्र तो सही बना हुआ है, सही काम कहें, ऐसे कैसे कर सही सकते हैं? सही बिल्कुल सही, समांतर का ये सही है, ठीक है। तो कभी आप एक क्वेश्चन लीजिएगा, इसी तरह के लेते चलते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ में चार प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चार प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बताइए करके, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। प्रतिरोध का मान क्या है? मान क्या है? अच्छा, बोला नहीं क्या? मान नहीं। जिसमें प्रतिरोध क्रमशः 4 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 6 ओम है। 18 होगा। हाँ, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम करके दिए हैं। इनको तुल्य प्रतिरोध बताना था आपको, तो ऐसे आपको पता करना है। उसी को आप समांतर के में जोड़ दीजिए, श्रेणी के में बता दिए ना आपने। आ गया होगा, ऐसे क्वेश्चन मैंने दिया था, अपने मन से दिया था। कितने इलेक्ट्रॉन की
प्रवाह दर, एक क्वेश्चन लिखें, कितने इलेक्ट्रॉन की प्रवाह दर, कितने इलेक्ट्रॉन की प्रवाह दर 1 एम्पीयर धारा है, 1 एम्पीयर धारा है, कितने इलेक्ट्रॉन की प्रवाह दर 1 एम्पीयर धारा है। ऑप्शन है आपका ऐसे छोटा सा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए ऑप्शन है आपका 6.25 न्यूटन टू द पावर 9, बी ऑप्शन है 6.25 न्यूटन टू द पावर 18, सी ऑप्शन है 6.25 न्यूटन टू द पावर 5, डी ऑप्शन है आपका 6.25 इंटू 10 टू द पावर 6। ये है, इसमें बताना है आपको। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है आपको, ध्यान दीजिए। 1 एम्पीयर धारा है, आई का एरिया है आपका 1 एम्पीयर, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर, अभी जस्ट बताया गया था आपको Q = Ne, और एक बताया है आपका फार्मूला Q = I। ये बताया यहाँ पर ध्यान दीजिए, Q के दोनों मान इक्वल कर लीजिए, Q के दोनों मान इक्वल कर लीजिए, इक्वल करने Ne = IT। I यहाँ पर 1 एम्पीयर का साथ दिया है, हमें निकालना है N, तो N = IT/E हो जाएगा। I यहाँ पर 1 हो गया, जब भी दर की कंडीशन आती है तो समय आपका 1 सेकेंड दिया जाता है, और E का मान कितना बताया था अभी आपको, पिछले बार भी बताया था आपको 1.6 × 10⁻⁻19, ये बताया गया था, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 1 ही आएगा आपका, 1.6 इसको ऊपर ले लीजिए, 10⁻+19 बन जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा ये, तो 10 हो जाएगा ये अपॉन 16 × 10⁻19। इससे एक घात ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 100/16 × 10⁻18। ना भी लीजिए, बाद में लेना पड़ेगा। अब इसको कट कर दीजिए तो 50 हो गया, ये 8 हो गया, ये 25 हो गया, ये 4 हो गया, 25/4 × 10⁻18। अब डिवाइड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 6.25 आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा आंसर मैच आ रहा है, बी नंबर आपका मैच आ रहा है। आया समझ में? जिसके सवाल में पूछ ले फिर से एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, दिखाइए कि परिपथ में बिंदुओं A व B के बीच, बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन है आपका R/2, बी ऑप्शन है आपका 2R, सी ऑप्शन है आपका 5R, डी ऑप्शन है आपका 3R। इसमें है आपका 2R, ये भी 2R, लेकिन थोड़ा चित्र अलग तरीके से बना हुआ है। ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, और ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। इसमें बताना है इसमें जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो कितना होगा, ये विकल्प दिया है। इसको किस क्रम में जोड़ दें, इनमें से कोई ऑप्शन मिल जाए।
चलिए बताते हैं आपको। ठीक है, जब भी ऐसे पोजीशन आए तो ध्यान दे लीजिए, ये आपका बाहर है, ये आपका बाहर है, ये इसके अंदर बना हुआ है, ये इसके अंदर बना हुआ है, फिर ये पूरा इसके अंदर बना हुआ है। तो ध्यान दीजिए, ये ऐसे बना हुआ है। ये ए बन गया, ये पूरा बी बन गया, और ये आपका सी बन गया, ये पूरा डी बन गया। ये कौन सा है? 2R, ये 2R, ये 2R। अब किस क्रम में जोड़ दीजिए आप सबको? समांतर में। 3/2 आएगा, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन दे देना। पहला 3R/2 है क्या? पहला R/2 आ रहा है, या फिर 2/3R लिख देगा, समांतर को जब अपोजिट करेंगे। सभी जगह 2R है। R/2 आ रहा है। R/2 निकल रहा है इसका। R/2 भी निकलेगा। पहले का ये मतलब 2 अगर ट्रेडिंग के में जोड़ो, फिर एक का फिर ट्रेडिंग के में समांतर क्रम में जोड़ो, ट्रेडिंग के में। हाँ, पहले 2 को सर उसमें जोड़, पहले 2 का जोड़ो, फिर एक का जोड़ो। अगर तीनों का जब घटा दे तो थोड़ा सही हो जाएगा। पहले इनका 2 का जोड़ो, तीनों को जोड़े तो ये 1/r = 1/2r, 1/2r रूट में यही बना रहा है ना। ऐसे दिए वाला को नहीं फॉलो करना। 1/4 + 1/2 आएगा सर, तब आ जाएगा। सही कह रहे हैं। 3R नहीं आएगा, तब भी नहीं आएगा। r = 2r/2 निकल रहा है। सर वैसे भी नहीं आएगा जैसे वो कह रहा है, जैसे वो कह रहा है वैसे भी नहीं आएगा। तो पहले और इसको 2R को और 2R इस तरह में जोड़ दीजिए, समांतर में जोड़ दीजिए। नहीं क्या आएगा। बन जाएगा? 1/r = 1/2r + 1/2r, 1/r = 2r LCM 1 + 1 = 1/r = 2/2r, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/r = इसको r' मान लीजिए, 1/r हो जाएगा, r' = r हो गया। और इस r को इस 2r को फिर समांतर में जोड़ दीजिएगा। r' × 2r को समांतर क्रम में 1/r = 1/r' + 1/2r, 1/r' = 1/r हो जाएगा प्लस 1/2r। आप वही रहा है, वही निकल रहा है। साकिब देखा, 1 मिनट में आज साकिब चला शुरू हुई, साकिब चला शुरू हुई। 1 मिनट में आ रहा है। 2 को समांतर में जोड़ दीजिए, एक ट्रेडिंग में जोड़ दीजिए, रूल तो फॉलो होना चाहिए। रूल फॉलो होना चाहिए ना। वो सर समांतर क्रम में है ही कहाँ? समांतर क्रम में है ही। भाई पूरा टोटल समांतर क्रम में दे रहा है ना, देखो तो यही तो है, समांतर क्रम में जुड़ेगा, समांतर क्रम में ही जुड़ेगा। ये नहीं कैसे? ऑप्शन में गलत करवाए होगा, ये भी गलत है, करवाए उसको, एक तो r लिए ओनली, इसीलिए तो, जबकि यहाँ पर 2r दशा है ना, तो मैंने क्वेश्चन बोल दिया। देखिए एक्सेप्शन है सर, है एक्सेप्शन है। ये यहाँ पर लास्ट में जो है कहीं मिस्टेक की होगा, r लीजिए यहाँ पर,
यहाँ पर आग करके देखिए क्या आ रहा है, और कितना निकलेगा। डायरेक्ट समांतर में जोड़ दीजिए, आ जाएगा। अब डायरेक्ट समांतर में जोड़ दिए, आ जाएगा। हाँ वही तो कह रहे हैं, अब डायरेक्ट समांतर में जोड़ दीजिए जरा कितना आ रहा है। क्वेश्चन ही मिस्टेक किए ना। अगर इनको जोड़िए 1/2r + 1/2r + 1/r, एलसीएम लेंगे 2r, 1 + 1 + 2 कितना आ जाएगा 4/2r 2 1/r डैश इक्वल टू 2/r r डैश इक्वल टू r/2। यहाँ पर मिस्टेक कर रहा है, यहाँ पर शुद्ध कर लीजिए आप, हालांकि किताब में भी गलत किए तो क्या करें। ठीक है, इसको सही कर दीजिए, यहाँ पर r बना लीजिए। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आपको समांतर नहीं जोड़ना है। ठीक है, एक क्वेश्चन बताइए जरा, आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद देखा भी होगा। 1 किलो वाट घंटा का मान होता है। ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए। ए नंबर है आपका 3.6 × 10⁶ जूल। बी ऑप्शन है आपका 3.6 × 10⁻³ जूल। और सी ऑप्शन है आपका 10⁻³ जूल। और डी ऑप्शन है आपका 10⁵ जूल। आता होगा शायद आप लोगों को। हाँ, फर्स्ट वाला ही सही है, वेरी गुड। कैसे सर? बताएं, हाँ विदाउट बताएंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। इसने कहा 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट में आपका 1000 वाट होते हैं, ये तो कंफर्म हुआ। लेकिन 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 का गुणा करा दिया हमने। अब कितने जीरो अपने पास 1 2 3 4 5, तो 36 बना के 10 घाते 5 कर दिया। तो दशमलव जब आपका बाएं साइड खिसकता है तो प्लस में घाते बढ़ती हैं, तो 3.6 × 10⁶ जूल। समझ में आ गया? अपना बोलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एक क्वेश्चन लिखेंगे, एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है ये। यदि 60 वाट का बल्ब यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किए जाएं, प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किए जाएं, तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? 300 वो रह दिया क्या इसमें? बल्बों की संख्या, अब बल्बों की संख्या नहीं दी है ना, रुपए दिया है। सही है, देखते हैं, जिनको नहीं आ रहा तो देख लीजिए। समझिए, जब भी वाट की कंडीशन आए तो समझ लीजिए क्या दिए, ये अच्छा में व्यक्त करवाएंगे हम आपको। तो P बराबर आपका दिए 60 वाट, प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किए जाते हैं। घंटे दिए हैं आपके 5 घंटे, 30 दिन दिए हैं आपका 30। तो यूनिट की संख्या बतानी है,
संख्या। 10 मिनट आ जाएगा। तो वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। याद है? वाट 50, घंटा 5, 60 है, दिन कितने 30 अपान 1000। देख लीजिए क्या 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 में 10 होता है, 2 में 6 होता है, 3 को 9 हो जाता है। तो क्या आएगा? पूछ क्या आसान से बिजली खर्च होगी, अर्थात यूनिट कितने खर्च होंगे? 9 यूनिट आपके खर्च होंगे। ऐसे निकाल सकते हैं। हाँ विदाउट फॉर्मूला वैसे तो फार्मूला ज़्यादा बेटर रहेगा, फार्मूला नहीं बोलना चाहिए, फार्मूला ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन बोल रहे हैं। ये तो पता ही होगा कि बिजली का बल्ब किस तंत्र का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है, ठीक है। और जो विद्युत इस्त्री होती है उसमें कौन सी धातु का बना होता है वो तंत्र उसका? नाइक्रोम। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइक्रोम का बना होता है। लगभग इतने इसी तरह टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा टॉपिक शुरू कर दूँ? बताइए कौन क्वेश्चन था उसमें? नहीं तो आंसर गलत लगवाया हमने नहीं, ये पेपर में दाब की कीमत देखिए, दाब इक्वल टू क्या बताया था आपको? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यही तो बताया था। बल की कीमत नहीं पता आपको? तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है कि नहीं होता है? अब द्रव्यमान की कीमत तो पता होनी चाहिए ना, द्रव्यमान तो m से डिवाइड करते हैं m। त्वरण की सबको पता है LT की पावर -2, ये हो जाएगी MLT की पावर -2। अर्थात बल की पता चल गई आपकी MLT की पावर -2, क्षेत्रफल की लंबाई में चौड़ाई होती है, अर्थात n स्क्वायर बनेगा। तो n स्क्वायर एक l से एक l कैंसिल आउट हुआ, नीचे बचा एक तो ऊपर जाएगा इनवर्स बन जाएगा। तो आपका ML की पावर -1 T की पावर -2। बताइए क्या नहीं समझ में आया? गलत चीज में लगवाया हो जाता है हो गया होगा। और कोई क्वेश्चन था उसमें? एक क्वेश्चन नहीं पढ़ाया गया था, साइन मैंने दे दिया था जबरदस्ती। हमने जो साइन पढ़ा हुआ आपने नहीं, एक क्वेश्चन निवेदन टाइप का था। निवेदन बोलिए 2.5 ऐसे कुछ मीटर पर सेकंड। हाँ बराबर, वो तो आ गया होगा। जिसको ना आया वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे, बता दें हम। बोलिए निवेदन क्या था? क्वेश्चन में क्या था आपका? त्वरण 1 पूछ रहा था। बल कितना है इसमें? 5 न्यूटन। द्रव्यमान कितना दिए?
m बराबर दिए 2 kg। यह बराबर क्या होता है m into a इक्वल टू हो जाएगा f अपान m। a इक्वल टू f की वैल्यू दी गई है 5, m की वैल्यू दी गई है 2, a इक्वल टू 215 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आ रहा होगा आपका, काफी लोगों को सही हुआ होगा, शायद सबका आ गया होगा। और क्या ले भाई बताइए, और कौन सी टॉपिक ले बताएं? टॉपिक कोई टॉपिक समझा दो, बता दो। गति के नियम समझाते हैं, आते हैं आते हैं। रेट वाला सर बाइनरी कैसे है क्या इसमें? बाइनरी जैसे जो फिजिक्स में होता है वो वाला है क्या चल रही सर गेट वगैरह गेट को कंप्यूटर में चला जाता है, नहीं सर पेज में लिया था वो कंप्यूटर में चला जाता है। सर जैसे ट्रांसफार्मर आप बता दें उनको उन गाइड में चला जाएगा, आपको उसमें नहीं है। तो ट्रांसफार्मर में आईआईटी में चला जाएगा। मोशन पढ़ा दीजिए सर। मोशन पढ़ा चलिए एक निमेंटल करिए पिछले सवाल में जैसे है। किसी बल के आयताकार ऐसे दे रहे हैं, पूरी फिजिक्स से चल रही है आपको। किसी बल के आयताकार घटक, किसी बल के आयताकार घटक 3 न्यूटन व 4 न्यूटन है, 3 न्यूटन व 4 न्यूटन है। इस बल का परिमाण क्या होगा? 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 चलिए परिमाण देखिए, इस तरह के क्वेश्चन, छोटे छोटे ही क्वेश्चन आपकी यूपीएससी में पूछा जाता है, ज्यादा हार्ड नहीं फिजिक्स पूछी जाती है साइंस के मामले में, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन देता है। ध्यान दे लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो एक बल दिया है आपका F1 इक्वल टू 3 न्यूटन और F2 दिया है आपका 4 न्यूटन। इनका परिमाण निकालना है। जब भी परिमाण के मामले में बात आती है तो वैसे R इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। हालांकि ये फार्मूला आपको पढ़ना है नहीं ज्यादा, सिर्फ परिमाण बताना है। तो परिमाण की जब कंडीशन आती है तो सिर्फ इतना ही लर्न करना है आपको, R बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, बस इतना ही लर्न करना है। तो
तो R इक्वल टू रूट के अंदर P की वैल्यूएशन दी गई है आपकी F1 इक्वल टू 3 न्यूटन और Q की वैल्यूएशन F2 इक्वल टू 4 न्यूटन। तो R इक्वल टू आपका आ जाएगा 9 + 16 यानी 25 ये आपका आ जाएगा 5 न्यूटन। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ग्रुप में रहेंगे। इसमें बताइए आप एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन है ए भार, बी है आपका ऑप्शन विद्युत धारा, सी ऑप्शन है त्वरण, डी ऑप्शन है आपका आवेग। पहले क्या लिखा सर? ए नंबर पे भार है भार, ये विद्युत धारा, ये त्वरण, ये आवेग। अब इसमें ये बताना है इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है। एक तो आपको पहचानने का मैं तरीका बता दिया था कि राशियां ज्यादातर यूज होता है उसमें एक अपवाद रहता है, जिसमें वह होता है आपका तो सदिश राशियां होती हैं, जिसमें वह नहीं होता है वो सदिश राशियां नहीं होती। लेकिन अब यहाँ पर अपवाद काम कर रहा है। इसमें से आप बताइए सदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि। इसमें कहा है क्वेश्चन में कौन सी सदिश राशि नहीं है, मतलब इसमें अदिश राशि बताना है कि अदिश राशि कौन सी है। हाँ, विद्युत धारा। भार भी आपकी सदिश राशि है, त्वरण भी आपका त्वरण लगा हुआ है, आवेग में लगा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं लगा है। लेकिन आप जब विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ाई जाती है तो उसमें विद्युत धारा सदिश राशि नहीं आती, अदिश राशि में आती। कभी भी आपने देखा होगा सदिश राशि डायरेक्ट एक ही दिशा होती है, या तो इधर चलेगी या तो इधर चलेगी, दोनों तरफ नहीं चल सकती है। लेकिन जो धारा होती है आपकी, अगर यहाँ पर आपने ऐसे तार जोड़ दिया तो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। जो किरचॉफ का 2-3 नियम आपने पढ़ा होगा, याद है किरचॉफ का 2-3 नियम। और पहला नियम किरचॉफ का पहला नियम स्टैंडर्ड थोड़ा चल रहा है। किरचॉफ का पहला नियम ये होता है कि जब भी किसी बिंदु की ओर आने वाली धारा बिंदु से दूर जाने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। जैसे ये बिंदु हो गया कोई, ये इधर से धारा आ रही है, ये धारा ऐसे जा रही है, गिरा रही है, ये निकल जाएगी सीधे, ये निकल जाएगी सीधे, यानी ये I1 हो जाता है, ये I2 हो जाता है, I3 हो जाता है, ये I4 हो जाता है। कौन कौन आ रही है बिंदु की ओर? I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 बराबर हो किसके? I3 प्लस I4। धारा किधर भी जा सकती है, इसलिए आपको क्या अदिश राशि। इसकी एक ही कोई डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन होती है, किधर भी जा सकती है। तो समझ लीजिए इसको भी। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, चलिए। कोणीय आवेग है, कोणीय आवेग है, इसमें बताना है, बता दीजिएगा ये। अच्छा, अदिश राशि है कि नंबर 2 है आपका, बी नंबर में विद्युत राशि, सी ऑप्शन है आपका अक्षीय वेक्टर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, आप दीजिए। इसमें बताना है, इसमें बताना है कोणीय
संवेग है, ये संवेग सभी लिखा हुआ है, कोणीय संवेग। इसमें क्या होगा, अदिश राशि होगी कोणीय संवेग या ध्रुवित राशि होगी या अच्छी वेक्टर होगी ना बीज। देखिए अदिश राशि तो होगा नहीं क्योंकि वो आया हुआ है। अब इसमें ध्रुवित राशि, ध्रुवित का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। ध्रुवित का मतलब जैसे आपने सूर को जब भी निकल रहा है सूर और पानी आपका भरा हुआ है या नदी या तालाब में, तो जैसे आपने देखा होगा कि नदी की जो बूंदें होती चिटक रही है, इधर उधर चिटक रही है, वो ध्रुवित है कर रही है। तो वो तो ऐसे इधर उधर तो जाती नहीं सदिश राशि, या इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, ऐसे तो चलती नहीं सदिश राशियां। धनात्मक तो होगा नहीं। सदिश राशि की एक दूसरी परिभाषा होती, दूसरा नाम है अक्षीय वेक्टर। किसी एक तरफ जाएगी, या तो x अक्ष की तरफ जाएगी, या तो y अक्ष की तरफ जाएगी, या तो फिर z अक्ष की तरफ जाएगी, किसी एक ही दिशा में जाएगी। तो इसका दूसरा नाम है अक्षीय वेक्टर। शायद गलत कर दिया होगा आप लोगों ने, गलत कर दिया, गलत कर दिया। ये आपका अक्षीय वेक्टर है। अक्षीय वेक्टर का मतलब सदिश राशि, वेक्टर का मतलब आपका सदिश अक्षीय राशि। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन है आपका, यदि a इक्वल टू बी, तो a प्लस बी तथा a माइनस बी के बीच कोण होगा। ऑप्शन इसमें a नंबर है 180, बी ऑप्शन है 90 डिग्री, 90, सी ऑप्शन है 30 डिग्री, डी ऑप्शन है 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है आपका। बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा, इसमें नंबर कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ए बी वाले कितने, बी नहीं सही होगा। देखिए ये मान लीजिए कोई वेक्टर ए हो गया, ये आपका वेक्टर बी हो गया। कंडीशन क्या होती है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ये तो निकालना है, कौन निकालना है हमें, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर ए का मान इनटू वेक्टर बी का मान, ये होता है आपका। तो कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए की जगह पुट कर दीजिए ए प्लस बी, एंड वेक्टर बी की जगह पुट कर दीजिए a माइनस बी अपान। अब देखिए यहाँ पर i का है और j का है, अगर होता तो हम मान निकालते, लेकिन मान ऐसे नहीं निकलता। जब x अक्ष i का j का जब होता है तो मान निकलता है। यहीं से देख लीजिए cos थीटा इक्वल टू, अब इसने क्या कहा है कि a इक्वल टू बी पुट कर दीजिए। जब a इक्वल टू बी पुट कर देंगे, यहां पर बी पुट कर दें, यहां पर भी पुट कर दें, तो
कैंसिल हो जाएगा ना, और ये आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और cos थीटा में cos 0 किस पे वैल्यू होती है, 90 डिग्री, वेरी गुड, 90 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात ये बी ऑप्शन सही होगा। ऐसे इसी तरीके से क्वेश्चन आया करते हैं। चलिए क्वेश्चन और लिखें। 1 मिनट से ये दिखा है क्या? एक क्वेश्चन और लिखिए। A प्लस बी तथा A क्रॉस बी के बीच कोण होगा। A इक्वल टू है आपका 180, बी ऑप्शन है आपका π/2 इंडक्टेंस, सी ऑप्शन है आपका π/4 बोले तो 45 डिग्री, और डी ऑप्शन है आपका 0 डिग्री। इसमें बताना है आपको। यानी A प्लस बी तथा A क्रॉस बी के बीच, दोनों के बीच हमें, यानी कि इसके बीच और इसके बीच, दोनों के बीच हमें ऐसा बताना है कि कोण कौन सा आएगा। A प्लस बी, ध्यान दीजिए, A प्लस बी, जब ये दोनों परस्पर समांतर होते हैं, नोट कर लीजिए दिमाग में, जब ये दोनों परस्पर आपके समांतर होते हैं तो A प्लस बी होता है। समांतर का मतलब समझ रहे हैं ना, पैरेलल। ये समांतर, जैसे आपने ये देखा है, दूसरी रेखा इसी समांतर हो खींची गई, ये तीसरी रेखा खींची गई, ये चौथी रेखा खींची गई, ये आपके समांतर। उस कंडीशन में समांतर होगा तो उस कंडीशन में आपका 90 अंश कोण बनाया गया समांतर। और जब A क्रॉस बी होगा तो इसका फार्मूला क्या बताया गया था, AB sin थीटा n कैप। A क्रॉस बी कब होगा, जब यहाँ पर एक नोट लेना है, A क्रॉस बी में दोनों वेक्टर लंबवत कंडीशन में होते हैं, लंबवत होते हैं, अर्थात ये A प्लस बी बन गया है आपका ये पोजीशन, ये A प्लस बी हो गया और ये आपका A क्रॉस बी हो गया। इन दोनों के बीच कौन सा बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है। कहीं है बी ऑप्शन। छोटे छोटे क्वेश्चन ले आएंगे आपको उसमें। किसी के पास लुसेंट होकर लेके आइएगा। लुसेंट है, न्यूमेरिकल लुसेंट है, आप सभी लुसेंट हो किसी के पास। है क्या आपके पास?
एक क्वेश्चन लिखिए जरा। प्रारंभ में एक कार समान वेग से चल रही थी। उस पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण 12 सेकंड तक लगा। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण 12 सेकंड तक लगा, जिसके बाद 12वें सेकंड में कार ने 190 मीटर की दूरी तय की। तो कार का प्रारंभिक वेग मीटर प्रति सेकंड में होगा। क्वेश्चन को एक बार रिपीट मान लीजिए। जब आपका 3 सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला एक होता है, गति के 3 समीकरण नहीं होते, 4 समीकरण भी होता है। चौथा समीकरण कोई बताएगा? चलिए बताते हैं हम। उसी गति के समीकरण नहीं है। पहला समीकरण इक्वल टू होता है v बराबर u प्लस at। दूसरा कौन सा होता है आपका? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा होता है आपका v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। चौथा कौन सा होता है? क्या है? s इक्वल टू या sm इक्वल टू या किसी ने st इक्वल टू पढ़ा हो, आगे गया 3 सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला कुछ बताएं है। u प्लस हाफ GT स्क्वायर इसका ये होता है आपका a 2t माइनस 1। ये होता है चौथा समीकरण। अब इसी में सब उठा के रख दीजिए, जो न्यूमेरिकल आपका दिया गया सब इसी में उठा के रख दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? दूरी कितनी दी गई? 190 किलोमीटर। मीटर की दूरी किलोमीटर मीटर में st इक्वल टू दी गई है आपकी 190 मीटर। और क्या दिया गया है? उसका प्रारंभिक वेग को u से व्यक्त करते हैं, अर्थात हमें u है नोट कर निकालना। अगर अंतिम वेग का है तो आपका v आउट करते, तो u हमें आउट करना है। a कितना दिए बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिए होगा वो क्वेश्चन में। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। और t कितना दिए? 12 सेकंड। t बराबर दिए 12 सेकंड। बस इसमें उठा के रख दीजिए, आंसर बन के आ जाएगा। st कितना दिए? 190। u आउट करना है 1/2। a की वैल्यू 1 दिए तो a की रखेंगे, प्लस 2t की वैल्यू 12 माइनस 1 190 बराबर u प्लस 1/2। 12 दूनी 24, 24 में 23 बच जाएगा, तो 23 होगा ये 190 इक्वल टू 23/2 बन जाएगा ना ये। और 23/2 रिफ्लेक्सिंग होकर इधर आएगा, मतलब 75 होकर के माइनस बन जाएगा ये 23/2 इक्वल टू u। इसे बताइए, मान लीजिए लासा ले लीजिए, इसका 2 लासा आ गया तो 19 380 होगा माइनस 23 इक्वल टू u। घटा दीजिए 380 में 23 घटेगा, 10 में 3 निकल जाएंगे 7 और 7 में 2 निकल जाएंगे 5।
यहाँ पर आपका 3 ही बचेगा, तो 357 आ गया बटे 2 इक्वल टू यू। कटिंग कर दीजिए इसका, 2 का नंबर 2, 1 बच गया 15 हो जाएगा, फिर 7 14, फिर यहाँ पे कितना बच गया आपका 1 बजे 17 हो गए, 2 8 16 2 5 10, यू इक्वल टू हो गए 178.5 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे बने क्वेश्चन, यही आ रहा है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन और लेके चलते हैं आपको। नोट हो गए? 1 मिनट। जी सर। किसी वस्तु के वेग को किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर देने पर उसे रोकने की सापेक्ष दूरी होगी। ऑप्शन है आपका ए नंबर ऑप्शन है 2 गुनी, बी ऑप्शन है आपका 3 गुनी, सी ऑप्शन है आपका 4 गुनी और डी ऑप्शन है आपका 8 गुनी। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं आंसर लगाते हैं। अच्छा ले आए सर 1 मिनट में। ले आइए, चल नहीं रहा है कैसे आप 4 गुनी होगी, देखें कैसे 4 गुनी होगी, इसको लगा के बता रहे हैं। लगा के बता रहे हैं, लगा के बताइए। सबको समझ में आ गया कि 4 गुनी होगी और कैसे होगी ये सर बता रहे हैं। जी सर, इसी को बता रहे हैं। हाँ रट रहे हैं, मतलब 4 गुनी रट भी नहीं रही, समझ लीजिए, आप समझा रहे हैं आपको। चलिए अभी गति का समीकरण, गति का तीसरा समीकरण हमने बताया है आपको। गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? गति का तीसरा समीकरण s बराबर बताएं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये बताया आपको क्वेश्चन में। तो है सापेक्ष, जब भी सापेक्ष कंडीशन आए तो उसका अंतिम वेग 0 होता है। क्या होता है?
अंतिम वेग 0 होता है। तो आपने कभी पढ़ा होगा शायद, उसी को त्वरण कहते हैं। अगर उसकी दिशा परिवर्तन कर दी जाए तो वो मंदन काम करने लगता है। मंदन का मतलब ही होता है त्वरण, लेकिन मंदन आपका निगेटिव होता है। अरे पेन से तो मंदन, जब आप ब्रेक लगाते हैं गाड़ी में तो रुकती है गाड़ी आपकी, और थोड़ा सा चाहे मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर या 0.0001 मिलीमीटर वो पीछे चलती है, लेकिन चलती जरूर है, तो वो मंदन काम करता है। ब्रेक लगाने पर जो त्वरण को ब्रेक कर दे, त्वरण को कम कर दे, वो आपका मंदन कहलाता है। तो ये आपका त्वरण आपका निगेटिव बन जाता है। जब भी सापेक्ष बात आए तो वहाँ पर मंदन काम करता है, तो त्वरण वहाँ पर निगेटिव बन जाता है। और अंतिम वेग आपका, जैसे गाड़ी चल रही होती है आपकी, और चलते चलते उसको हम लोग ब्रेक कर दिया तो उसका अंतिम वेग क्या हो गया? 0 हो जाएगा। उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो उसका अंतिम वेग 0 हो गया। v² u², ये आपका मंदन काम करेगा, तो माइनस का 2a हो जाएगा। अब ये रिफ्लेक्शन इधर आएगा तो माइनस का u² = माइनस का 2as हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, s बराबर आपका आ गया u²/2a। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो सिर्फ दूरी और वेग में बात कर रहा है। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है दूरी और वेग की बात कर रहा है। जो भी चीजें रहेंगी सब कांस्टेंट रहेंगी आपकी, मतलब नियत रहेंगी, बदलेंगी नहीं। तो त्वरण आपका क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। त्वरण के साथ जो भी नंबर होगा वो सब नियत में आ जाएगा। तो s जो होगा समानुपाती u² में कन्वर्ट होगा। मतलब ये आपका नियत कैसे हुआ होगा? जब समानुपाती का चिन्ह लगा हुआ होगा, जब समान का चिन्ह हटाएंगे तब कांस्टेंट दोबारा 5 बन के आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, इसके लिए फार्मूला अगर बनाना चाहे तो बन के नहीं आता है। फार्मूला बन के कैसे आता है? s1/s2 = u1/u2 का होगा स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। अब क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु वेग को दुगना कर दिया जाए। मतलब u1 आपका u था, लेकिन आपका जो u2 है वो दुगना कर दिया जाता है। मतलब कि आपका s1/s2 इसका हो जाएगा u1/u2 को 2u कर दिया जाता है। पहले तो आपका वस्तु चल ही रही थी, लेकिन लास्ट में उसको ब्रेक लगाने पर, सापेक्ष करने पर उसका वेग क्या कर दिया? दुगना कर दिया जाता है। तो u से तो u आपका कैंसिल आउट हो गया। s1/s2 = 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। s1/s2 = बनेगा 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो s2 = हो जाएगा 4s1 के। मतलब प्रारंभिक दूरी की कितनी दूरी हो जाएगी? 4 दूरी हो जाती है। आया समझ में? तो आप याद भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली क्या होता है? 4 गुना। अगर बात करें इसी को 3 गुना कर दिया जाता तो कितना हो जाता? ठीक है, आज का हम यही खत्म कर लेते हैं। और आपसे फिर मिलते हैं अपने टाइम में 2 बजे। सर मैं एक पद्धति के फार्मूला बता दीजिए चारों। कौन सा? क्या आप लिख लीजिए, क्या पद्धति के समीकरण भूल गए। बैठेगा
से बैठे रहो सर